मोबाइल क्या क्या मोबाइल में क्या कर रही तुम लोग? जब यहाँ प्रोजेक्टर स्टार्ट है तो फिर मोबाइल की क्या आवश्यकता है? ओके, तो हम लोग एक्सेल में कहां तक देख चुके हैं? ऑटो फिल, ऑटो फिटिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये फिल हैंडल देख चुके थे? अच्छा, ये फिल हैंडल नहीं देखे थे हम लोग, ऑटो फिटिंग यहाँ तक देखे थे, ठीक है। ओके, क्या था ऑटो फिटिंग? कोई बताएगा? सबसे पीछे ऑटो फिटिंग क्या था? ऑटो फिटिंग नहीं पता? कोई बता सकता है? और इस साइड कोई? हाँ बताओ। टेक्स्ट अगर दूसरे सेल में एक्सेस कर रहा है तो ऑटोमेटिक में वो उस सबसे लंबे उस कॉलम में सबसे एग्जैक्टली यही तो था ना कि हम अगर एक कॉलम में टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, बढ़ जाओ, तो सबसे बड़ा जो लेंथ का टेक्स्ट होगा, जिसका लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा होगा, हमको उस पूरे कॉलम को उतना विड्थ देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कितना तरीका हम लोग देखे थे? 3 तरीका। पहला तो था कि मैनुअली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते, ड्रैग कर लीजिए, जब आपका कर्सर, जब आप कॉलम पे लेके जाते हैं, जब एबीसीडी कॉलम का जो एड्रेसिंग है वहां लेके जा रहे हैं, तो आपका जो ये प्लस थिक व्हाइट कर्सर जो है, ये खुद ब खुद रिसाइज कर्सर में चेंज हो जाएगा, और रिसाइज कर्सर जैसे ही बन जाएगा, मतलब ब्लैक कलर का प्लस मार्क विथ 2 एरो, बोथ साइड एरो, जैसे ही वो बन जाएगा तो वो रिसाइज एरो है, वहां पे आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस करिएगा और ड्रैग करिएगा, आपका वो कॉलम पूरा का पूरा उसका विड्थ बढ़ जाएगा। ये तरीका। दूसरा तरीका, सबसे स्मार्ट तरीका, उसी जगह पे जहां पे मेरा रिसाइज कर्सर बन रहा था, वहां पे ड्रैग ना करके डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो वही काम करेगा जो आप ड्रैग करके कर रहे थे। ड्रैग करके करने से क्या है कि आपका थोड़ा सा ज्यादा भी ड्रैग हो जाएगा, लेकिन डबल क्लिक करिएगा तो सबसे बड़ा टेक्स्ट के हिसाब से खुद ब खुद पूरा कॉलम का विड्थ सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर डबल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे डबल क्लिक नहीं हो रहा है, या कोई और तरीका है, तो फिर यही डबल क्लिक वाला तरीका ही है जो हम जाके वहां से ऑटो फिटिंग में यूज करते हैं, फॉर्मेट ग्रुप में, ठीक है। फॉर्मेट सेल ग्रुप का फॉर्मेट में जाके तुम ऑटो फिट, जहां पे हम लोग रो का हाइट और कॉलम का विड्थ देख रहे थे ना, वहीं पे, ठीक है। ओके, यहां तक हम लोग कल पिछले क्लास में देख चुके हैं, और हमको आज देखना है एक्सेल का बहुत बढ़िया फीचर जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वह है फिल हैंडल। वह है फिल हैंडल। द फिल हैंडल इज द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल। पहले हम लोग फिल हैंडल यूज करके देख ले, तब हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है।
फिल हैंडल कहने का मतलब ये है कि गौर से देखो, जो कोई भी सेल अगर हम सिलेक्ट करते हैं, इसके राइट लोअर कॉर्नर में एक डॉट दिखता है ना, एक डॉट दिखता है। अगर हम अपने कर्सर को इस डॉट पर अलाइन करें तो क्या होगा, देखो तो ये थिक व्हाइट प्लस मार्क जो है वो थीन ब्लैक प्लस मार्क में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अलाइन हुआ मेरा, थीन प्लस मार्क जैसे ही बन गया, समझो कि हम फिल हैंडल को, हैंडल मतलब हैंडल समझ रहे हो ना, है ना, फिल हैंडल पर मेरा माउस अब अलाइन है। ठीक है, अब फिल हैंडल को हम पकड़ सकते हैं बाय प्रेसिंग द माउस लेफ्ट बटन, और इसको ड्रैग कर सकते हैं जितना चाहे उतना। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस ये है कि अगर हम कुछ लिखते हैं, देखो हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इसको डबल, यहां डबल क्लिक करेंगे तो मेरा हो जाएगा, उसका ऑटो फिटिंग हो जाएगा, हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इस फिल हैंडल को ड्रैग कर दे रहे हैं यहां तक, तो सारा का सारा हेलो वर्ल्ड हो गया। ठीक है, ओके। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए और इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं संडे और इसको ड्रैग करते तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, और देखो जनवरी, ठीक है, अब यहां देखो लिखते हैं 1 और यहां लिखते हैं 2, दोनों सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, और आज आज है मेरा 28/9/2021। ठीक है, ओके, समझ रहे? हाँ, यहाँ पे देखो करना क्या है कि जो फिल हैंडल वाला जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर तुम कुछ टेक्स्ट लिखते हो, कोई टेक्स्ट, अगर उसको फिल हैंडल से अगर हम ड्रैग करते हैं तो जितना दूर तक फिल हैंडल लेके जाओगे वहां तक वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब वैसा कोई चीज जिसमें सीरीज बनता हो, जिसमें सीरीज बनता हो, जैसे 1 2 3 4 देखो, है ना, यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं 2 4, ठीक है, तो अगला क्या आएगा 6 8 10, दो का गैप। अगर मान लो हम लिखते हैं ए और 3 का गैप, 3 1 4, अब इसको भी अगर ड्रैग करते तो क्या बनेगा, ठीक है, 3 के डिफरेंस का सीरीज क्रिएट हो गया। ठीक, तो नंबर अगर देंगे हम, अगर 2 नंबर, मान लो सिर्फ 1 लिखते हैं, सिर्फ 1, इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, खाली 1 ही रहेगा। अगर हम एक सीरीज बनाते हैं, बस 2 डिजिट लिखना है, 1 और 2 और 1 और 4, 1 और 5, कुछ भी, और दोनों को सिलेक्ट करके, और जब हम फिल हैंडल करते हैं तो एक्सेल फाइंड आउट करता है कि ये 2 नंबर के आधार पे ये सीरीज क्या होना चाहिए, 2 नंबर के आधार पे वो सीरीज क्या होना चाहिए और सीरीज प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, जैसे मान लो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसा सीरीज लिखना चाहते हैं, तो देखो क्या होता है, करेगा क्या एक्सेल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और अभी लगे तो 1 और 3 4, उसको समझ में नहीं आएगा कि 1 का स्क्वायर है या 3 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो हम एक और दे देते हैं डेटा, 1 का 2 का 3 का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो देखते हैं एक्सेल के समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, अगला 16 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होता है कि एक्सेल का जो सीरीज फॉर्मेशन है वो सिंपल प्लस और माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हमेशा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सीरीज फॉर्म नहीं करेगा,
जो नंबर जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पे वो उसका डिफरेंस निकाल के वही सीरीज आगे बढ़ेगा। समझ में आगे बात? ठीक है, मंथ हो, टाइम हो, डेट हो, वीक डेज हो, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली हमारा सीरीज क्रिएट हो जाएगा। इसको और कर दोगे नीचे तो और, जैसे नवंबर है इसको और नीचे को कहीं से कुछ भी, मान लो कि यहां तुम दिसंबर लिखोगे यहां पे, ठीक है, और पूरा का पूरा मंथ भी लिख दो, जनवरी फुल लिखोगे तब भी, और हम संडे फुल लिखेंगे तब भी, ठीक है। ये हमारा इस तरह का सीरीज बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं, तुम लोग का जैसे एग्जाम होता है तो सेशन 1 सेशन 2 या ऐसा कुछ होता है, तो क्या होगा अगर हम सेशन 1 ऐसा लिखे जिसमें टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के बारे में क्या बताए थे कि टेक्स्ट को सिर्फ कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। सेशन 1 है, इसको अगर ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सेशन तो सेशन ही रहेगा लेकिन नंबर हमारा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा, ठीक है ना। लाजवाब इसका एक्सेल का ये फीचर। चलो वापस हम लोग आए। तो fill handle is the bottom right corner of the selected cell. When we place our cursor over this handle, it changes from a thick white cross to a thin black cross. Once we see the thin cross, अच्छा thin cross ये वाला और resize वाला दोनों में क्या डिफरेंस है? resize वाला भी तो ब्लैक कलर का प्लस मार्क बन रहा था, resize वाला में एरो था, दोनों साइड बोथ साइड एरो, और fill handle वाले में एरो नहीं था, एरो वाज मिसिंग, ठीक है। We can click and drag the cell to fill its content in a single direction या तो up down या left or right, ठीक है। When we use the fill handle to pull down a single number or plain text, it will copy the data. It will copy the data. But when we use the fill handle to pull down a text with the number, a date, a month, a weekdays, it will fill a series. Clear है? When we select 2 or more numbers or date and then use the fill handle, Excel will fill the series following the original pattern of the selected cell. जो सेल सिलेक्टेड है उसके पैटर्न के हिसाब से के अनुसार हमारा फिल हैंडल कर देगा। तो इस बैच की तो पूछे तो इस बैच की हो, अच्छा उधर, ठीक है। It can only follow simple addition and subtraction pattern, ठीक है। The fill handle, ये हमारा fill handle है, ये हमारा fill handle है, और जैसे टेक्स्ट है इसको fill handle से अगर fill करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट होगा। अगर नंबर भी है तो गौर से सुनिएगा, तुरंत बता के सवाल पूछेंगे, अगर जो गौर से नहीं सुना रहेगा वो सवाल समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट सवाल हम पूछते हैं, पता है ना। ओके, तो 1 2 3 नंबर है, क्योंकि एक सेल सिलेक्ट किया गया है इसका मतलब कोई सीरीज तो नहीं है, कोई सीरीज नहीं है। जब सीरीज नहीं है तो कॉपी पेस्ट। ओके, एग्जाम 1 लिखे हैं, इसको अगर ड्रैग करते हैं तो हमारा ये सीरीज ऑटोमेटिकली बन जाता है 1 के डिफरेंस पे, ठीक है। अगर हम लिखेंगे एग्जाम 1 और फिर लिखेंगे एग्जाम 3 और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिल हैंडल करेंगे तो क्या होगा अगला, एग्जाम 5। गुड, ये डेट है, ये मंथ है, और ये मेरा वीक डेज है, ओके। अब ये बताओ, हमको पूरे एक कॉलम में संडे लिखना है, कैसे लिखेंगे? 2 बार संडे लिखेंगे, बोल रहा 2 बार संडे लिखने से हो जाएगा?
तो 2 बार संडे लिखेंगे तो उसके बाद 2 बार मंडे, 2 बार ट्यूसडे, ऐसा नहीं आएगा। सही बात। अगर 2 बार तुम संडे या 2 बार जनवरी लिख देते हो और दोनों को सिलेक्ट करके तब अगर फिल हैंडल यूज करते हैं तो हमारा सीरीज तब क्रिएट नहीं होगा, तब हमारा सीरीज क्रिएट नहीं होगा, वो सेम डेटा को ही कॉपी पेस्ट करेगा। ठीक है, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब हम लोग धीरे धीरे एक्सेल का जो कोर पार्ट है, जहाँ इक्वेशन, जहाँ पे फंक्शन, जहाँ सारा अरिथमेटिक काम होगा, सारा डेटा एनालिसिस होगा, उधर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, एकदम बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेंट्रेट होने वाला, कॉन्सेंट्रेट कितना होना है ये पता है तुमको? कॉन्सेंट्रेट कितना होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेट भी है, अगल में कुछ उठा भी रहे हैं, तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर, जो वहां पे जो प्रोफेसर डॉक्टर थे, वो डिसेक्शन करके बता रहे थे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है, वो बता रहे थे। उसके लिए वो एक मरा हुआ कुत्ता यूज कर रहे थे। ठीक है, और बता रहे थे सबको, बोले गौर से देखो, एकदम नजर जब पलक नहीं झपकनी चाहिए, इतना गौर से देखना है। बोले ठीक है। डॉक्टर साहब क्या किए कि कुत्ता के मुंह में उंगली डाले। ठीक है, नहीं मुंह में, नाक में उसके उंगली डाले और मुंह में, फिर अपने मुंह में डाल लिए। बोले तुम लोग सब ये काम करो, सब ये काम करो। तो वही डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर थे, करना पड़ा सबको। ठीक है, डॉक्टर साहब बोले यही कंसंट्रेशन मिस कर गए, हम ये वाला उंगली डाले थे और अपने मुंह में ये वाला उंगली डाले थे। ठीक है, मरा वो कुत्ता का नाक में उंगली डाल के तुम लोग चूस लिए। तो कंसंट्रेशन उस लेवल का चाहिए, कंसंट्रेशन उस लेवल का चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, वापस आओ। हमको अब इक्वेशन बनाना है, हमको अब इक्वेशन बनाना है, कैसे अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे हम एक्सेल में। ठीक है, यहां देखो, यहाँ पे A1 में 1 लिखा गया है और B1 में 2 लिखा गया है। ठीक है, 1 और 2 दोनों को सम करना है, दोनों को ऐड करना है। क्या करें? ठीक है, अब मेरी सुनो, हम सिर्फ 1 + 2 लिख सकते थे, हम 1 + 2 लिख सकते थे, लेकिन उसमें क्या होगा, यहां पे लिखेंगे हम 1 + 2 तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन अगर इस 1 को इस 2 को अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। तुम लोग में से कितने लोग हैं जो प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं? अच्छा, वेरिएबल डिफाइन करते हो? ठीक है, वेरिएबल में जो डेटा लेते हो उसी डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल ना लेके अगर कोई 2 नंबर को जोड़ना है तो क्या हम प्रोग्राम में डायरेक्टली उस 2 नंबर को जोड़ देते हैं, या फिर वेरिएबल में स्टोर करते हैं और वेरिएबल पे एडिशन परफॉर्म करते हैं? यही करते। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही काम करेंगे, हम लोग डायरेक्टली डेटा को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, कल के डेट में लगेगा नहीं A1 का डेटा 1 नहीं 3 होना चाहिए था, तब तो ये 3 + 2 5 होगा, लेकिन हम यहाँ पे तो 1 और 2 जोड़े हुए हैं ना, वो तो 3 रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को नहीं यूज करके हम एक्सप्रेशन में, हम इक्वेशन में हमेशा उस सेल के एड्रेस को यूज करेंगे, सेल के एड्रेस को यूज करेंगे, और उस सेल में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू उस इक्वेशन में ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल क्या है हमारा, सेल जस्ट अ पॉट, एक कटोरा, एक बॉल है, एक पॉट है जहां पे कुछ वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब उसी कटोरा में चाय भी बन रहा है, दूध भी उबल रहा है, और गार्गल के लिए पानी भी उबाल रहे हो। ठीक है, तो जो रहेगा उस पॉट में वही उबल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ठीक उसी तरह से हम सेल रेफरेंस को ही यूज करेंगे हमेशा अपने इक्वेशन में। ठीक है, we can directly type in value, but that
data stay constant. If we want to have the answer of our equation updates as we change our data, we need to use the cell address. Cell address बोलो या cell का reference बोलो, एक ही बात है. Cell are labeled by their row and column. पहले रो की पहले कॉलम. सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं? A1 लिखते हैं या 1A लिखते हैं? A1 लिखते हैं. A1 पहले कॉलम, पहले कॉलम, पहले कॉलम. अच्छा, जितने लोग प्रोग्रामिंग किए हैं सबको पता होगा ना कि वेरिएबल नेम जब भी बनाते हैं तो पहला लेटर वेरिएबल का नाम का पहला वाला जो होता है वो अल्फाबेट होता है ना. तो यहाँ भी वही बात है. यहाँ भी जो वेरिएबल है या सेल का रेफरेंस है, जैसे समझना समझो, हम उसको एज ए वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हैं और सेल का रेफरेंस भी ट्रीट कर सकते हैं. इसलिए वहां भी हमेशा हमारा अल्फाबेट से ही शुरू होगा. और अल्फाबेट कहाँ है? कॉलम में है. तो जब भी एड्रेसिंग शुरू होगा वो हमेशा कॉलम से होगा. ठीक है. और जब हम किसी जगह पे मान लो यहां पे हम लिखते हैं 45, यहां पे लिखते हैं 66. ठीक है. और यहां पे हमको लिखना है D4 प्लस E4, D4 प्लस E4. तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं बगैर कुछ किए हुए. देखो अंतर क्या है. हम लिखते हैं D4 प्लस E4. कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेल को नहीं पता है कि हम मैथमेटिक्स करना चाह रहे थे. यहाँ पे कुछ इक्वेशन था, कुछ इवेलुएट करना था, ऐसा कुछ नहीं पता चला. वो सिंपल टेक्स्ट जैसे 45 लिखा हुआ था वैसे ही D4 प्लस. तो एक्सेल को बताने के लिए कि भाई सिंपल टेक्स्ट हम नहीं लिख रहे हैं, तुमको हम काम दे रहे हैं, तो इसके लिए हमको देना पड़ेगा इक्वल टू दे के अगर तुम यूज करते हो तो दैट टेक्स्ट दैट ऑपरेटर विल बी कंसिडर्ड एज ए इक्वेशन. ठीक है. अब हम प्रेस करेंगे तो वो जोड़ देगा. माइनस का साइन रहता तो घटा देता, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो गुना कर देता, फॉरवर्ड स्लैश होता तो डिवाइड कर देता. हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे इसके बाद ये क्या मेरा हो गया. तो सबसे पहले हमको कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन, कुछ भी सिंपल टेक्स्ट और डेटा के अलावा एक्सेल से कुछ कहना है कि एक्सेल को कुछ काम देना है. जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, चलो एक एक्सरसाइज, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो स्टार्ट करो. तुम लोग क्या फटाफट कॉपी खोल के कलम ऑन करके स्टार्ट हो जाते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक वैसे ही एक्सेल को जैसे ही सेल इक्वल टू लिखते हैं, एक्सेल भी तुरंत अलर्ट हो जाता है कि अच्छा कुछ काम मिला हमको, कुछ होमवर्क मिला है ना. तो हमेशा जब भी इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी स्टार्टेड विद इक्वल टू साइन. ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई. तो हम लोग यहाँ बात करते हैं देयर आर सम मैथ ऑपरेटर यूज्ड इन द इक्वेशन. देखो कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग तो दो टर्म आता है उसमें, एक होता है ऑपरेटर, दूसरा होता है ऑपरेंड. किसको ऑपरेटर, किसको ऑपरेंड? हाँ बिल्कुल. जैसे आप कोई मशीन चलाने वाला होता है वो मशीन को बोलते हैं ऑपरेटर है. ठीक है ना. जो जैसे जेसीबी है, जेसीबी चला रहा है कोई तो बोलते हैं ना कि ऑपरेटर है इसका. तो ऑपरेटर यहाँ पे जो होता है वो प्लस का साइन होता है. प्लस का साइन, माइनस का साइन, अलग अलग इंसान है, अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है. कोई बड़ा अच्छा चलाएगा और कोई बहुत रैश ड्राइविंग करेगा ऐसा. ठीक है. और ऑपरेटर, ऑपरेंड क्या हुआ, वो जेसीबी जो था जिसको चला रहे थे वो ऑपरेंड हो गया मेरा. तो यहाँ पे जो दो नंबर है वो मेरा ऑपरेंड है, और दो नंबर के बीच में जो उस नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है उसको ऑपरेटर बोल रहे हैं. बहुत सिंपल है. तो प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, कैरेट साइन जो एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, सारा का सारा मेरा ऑपरेटर है. और जिस डेटा पे ये ऑपरेटर काम करेगा, इसका जो जेसीबी होगा उसको ऑपरेंड बोलेंगे. बहुत सिंपल. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे यूज करते हैं ये वाला, इतना सारा ऑपरेटर यूज करेंगे. इसके पहले यहाँ देख ले हम लोग, अभी हम लोग जो काम किए थे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं. ठीक है. तो हम लोग कितना तरीका है यहाँ, सबसे आसान तरीका इक्वल टू किए और D4 लिख दिए, है ना. D4 लिख दिए, प्लस साइन लगाए और E4 लिख दिए. ऐसा काम किए, इंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया. दूसरा तरीका इक्वल टू साइन दो, जिसको डेटा को
जोड़ना है उसको क्लिक कर दो, ऑपरेटर, फिर दूसरे को क्लिक कर दो, इंटर। ठीक है, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली तुम कॉलम का एड्रेस लिखो सेल का, या फिर डायरेक्टली हम क्लिक कर दे। इक्वल टू साइन देने के बाद हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली पॉइंट मोड में आ जाता है। इसके पहले क्या था कि जहां क्लिक कर रहे थे वो एक्टिव सेल हो जा रहा था, मेरा एक्टिव सेल हो जा रहा था, लेकिन जब इक्वल टू हम किसी सेल में रख देंगे तो एक्टिव सेल वही रहेगा जहां इक्वल टू लिखा गया है। उसके बाद जिसको करेंगे वो पॉइंट मोड में रहेगा, उसको सेलेक्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, यूज द माउस टू पॉइंट द सेल एड्रेस, द माउस एंड द एरो कीज आर पॉइंट, both are pointers. If you press the equal sign and then use the mouse to click on another cell, Excel will put you into the point mode and place the address of your cell. ठीक है, तो क्या करेंगे? Click on your equation, click in the cell where the answer will appear, press the equal to sign, use the mouse to click on the cell you want to use in your equation and use the math operator. Clear? मुझे कोई दिक्कत? अब हम लोग ये देखें कि क्या क्या ऑपरेटर हम यूज करेंगे सिंपल इक्वेशन में। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये है कि हमको इक्वल टू साइन करना है। तो लेट एक्सेल नो दैट वी वांट इट टू डू मैथ, वी नीड स्टार्ट आवर सेल विद द इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन मतलब सिंपल टेक्स्ट से कुछ ज्यादा, सिंपल टेक्स्ट और सिंपल डेटा से कुछ ज्यादा करना है, कुछ कैलकुलेशन होगा, कुछ मैथमेटिक्स होगा, कुछ अर्थमेटिक्स होगा, ये बताने के लिए हम इक्वल टू साइन पहले लिखेंगे। उसके बाद प्लस साइन एडिशन के लिए, जैसा तुम लोग जानते हो कुछ नया नहीं है, नया तुमको एक ये लग सकता है, पावर के लिए हम लोग कैरेट साइन यूज करेंगे, एक्सपोनेंट और पावर के लिए। ठीक है, तो ये पाइथन में भी था शायद, हाँ बिट वाइज ऑपरेटर भी था। प्लस दो डेटा को एडिशन के लिए, माइनस डिफरेंस के लिए, और माइनस का दो यूज होगा, एक डेटा को निगेट करने के लिए भी, निगेटिव डेटा को दिखाने के लिए भी होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा गुना करने के लिए, और स्लैश भागा देने के लिए। ठीक है, स्लैश हम इसको डिवाइड करने के लिए देंगे, और डिवाइड करने में हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्वोशंट, भागफल। ठीक है, और ये है मेरा पावर के लिए 5 कैरेट 2। इसको जो ऊपर ऐसा लिखा हुआ ना, ये कोई मत समझना कि भी को उलट दिए, भी को उलट दिए ऐसा नहीं है, ये हमारा कैरेट साइन है। ठीक है, ऑटो सम, ऑटो सम क्या है कि अगर किसी डेटा को 45 43 दो का डिफरेंस है, इसको ड्रैग करते हैं तो मेरा इतना सीरीज बन गया। ठीक है, अब इस सारे सीरीज को सिलेक्ट कर लो, और राइट साइड में देखो यहाँ पे एडिटिंग वाले टाइम में ऑटो सम आ रहा है, ऑटो सम को खाली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये 33 जो है ये तुम्हारा सम हो गया इस सारे डेटा का, इस सारे डेटा का सम हो गया। और अगर यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ फंक्शन कॉल दिखता है, यहाँ पे कुछ फंक्शन कॉल हमको दिखता है, ये वाला। ठीक है, तो हमको फंक्शन लिखना नहीं पड़ा, हमको सिर्फ वो पूरा रेंज सिलेक्ट करना पड़ा, और सीधे समेशन वाले पे क्लिक किए और हमारा हो गया ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम के साथ ही जो यहाँ ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, इसको क्लिक करते हैं तो हमको एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ये सारा का सारा फंक्शन यहाँ मिलता है हमको। या मोर फंक्शन मिलता है जहाँ पे कि और अधिक फंक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले फंक्शन के बारे में जानेंगे, तब फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑटो सम कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर मान किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, किसी का देख लो, किसी का हाँ स्नेह शंकर, ठीक है, A1 प्लस A2, तो A1 का जो डेटा है और A2 का डेटा जुड़ जाएगा। C4 माइनस 3 एरर देगा नहीं जी, C4 माइनस 3 लिखना था, तो C4 माइनस 3 लिख दिए तो एरर देगा नहीं, फिर क्या करेगा?
अच्छा, इधर इधर वाला पढ़ लिए क्या? C4 के डेटा में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देगा, E7 के डेटा में से J4 के डेटा से डिवाइड करेगा और N10 के डेटा में 1.05 से मल्टीप्लाई करेगा। बहुत सिंपल एकदम, जो बच्चा क्लास में जो पढ़ते हो अर्थमेटिक वही है, लेकिन इसको कैसे परफॉर्म करना यही सीखना है। ठीक है, ठीक है। R5 कैरेट 2 मतलब R5 में जो डेटा है उसका पावर 2। ठीक है, यहां तक तो मेरा बात समझ में आ गया। बहुत सिंपल, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग जो चाहो वो हम लोग कर सकते हैं। इक्वल टू साइन देना है और दोनों ऑपरेंड का सेल्फ एड्रेस देना है। ठीक है, ओके। अब और थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स फार्मूला, इन सिंपल फार्मूला वी यूज ओनली वन ऑपरेटर सच एज 7 + 9, एक ऑपरेटर, और चूंकि ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड चाहिए इसको, है ना, 7 और 9। A complex formula has more than one mathematical operator such as 5 + 2 multiply by 8। ठीक है, इसमें 2 ऑपरेटर हो गया, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, 2 और हो सकता था। इतना लंबा हम एक्सप्रेशन बना सकते थे बहुत सारा इसमें ऑपरेटर यूज करके। When there are more than one operator in a formula, the order of operation is decided by a spreadsheet which operation is calculated first। ठीक है, कहने का मतलब, एक मिनट ध्यान देना, 5 + 2 multiplied by 8। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं हो ऑपरेटर पे तो इसको हर आदमी अपने तरह से सॉल्व करेगा। तो ये भी करेगा कि 5 + 2 7 हो जाएगा और तब 8 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, कोई करेगा क्या कि पहले 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देगा तब 5 उसमें ऐड कर देगा। दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा, दोनों में से दोनों सही भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करे, कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, प्रायोरिटी ज्यादा होगा, कौन सा बाद में यूज करें, इसका एक प्रोटोकॉल, एक नियम होना चाहिए। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर इन अ फार्मूला, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज डिसाइडेड बाय स्प्रेडशीट व्हिच ऑपरेशन टू कैलकुलेट फर्स्ट। इस तरह का इक्वेशन हम लोग बहुत सॉल्व किए बचपन में, और उसमें हम लोग यूज करते थे बॉडमैस रूल। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग यहाँ भी देखेंगे। In order to use complex formula, we need to understand the order of operation। क्या क्या ऑर्डर ऑपरेशन है यहाँ पे? सबसे पहले तो ब्रैकेट वहां भी था, ब्रैकेट यहाँ भी है। ठीक है, तो all the spreadsheet program calculate formula based on the following order of operations। ऑपरेशन इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, जो ऑपरेटर और ऑपरेंड ब्रैकेट में है, पैरेंथेसिस में है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। उसके बाद पावर वाले को, एक्सपोनेंट को उसके बाद। ठीक है, एक्सपोनेंट भी कर लिए, पहले सबसे पहले ब्रैकेट कर लिए, एक्सपोनेंट कर लिए, उसके बाद हमको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये दोनों ऑपरेटर जो है वो दोनों सेम प्रायोरिटी लेवल पे है, दोनों सेम प्रायोरिटी लेवल पे है। अगर मान लो एक ऐसा लिखते हैं 5 × 6/10, तो 6/10 करके तब 5 से गुना करो, या 5 6 करके तब 10 से भागा दो, बात बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम प्रायोरिटी लेवल पे है। तब कैसे सॉल्व करें? तब बोला गया कि हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं इक्वेशन, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ेंगे, प्लस और माइनस, सॉरी, गुना और भाग, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से जो ऑपरेटर पहले मिलेगा उसका सोल्यूशन पहले करेंगे। ठीक है, जो बाद में मिलेगा उसको बाद में करेंगे। एग्जैक्टली वही पोजीशन हमारा प्लस और माइनस के साथ भी है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हमारा वैसे 3 + 4 - 3, 3 + 4 - 3, पहले प्लस करो या माइनस करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर है, हमको तो कुछ ना कुछ इसको दिमाग देना पड़ेगा, ऐसा हो तो ऐसा करना है ना। बारिश हो तो छाता खोल लेना, और बारिश जब बंद हो जाए तो छाता बंद कर लेना। ठीक है दोनों बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बारिश के बगैर भी छाता खुला रहेगा कि अरे वो तो एल्स वाला तो लिखवे नहीं गए तो बारिश कैसे बंद होगा छाता। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ भी वही बात है, लेफ्ट टू राइट, जो फर्स्ट पहले मिलेगा उसको पहले, जो बाद में मिलेगा बाद में। ठीक है, एक इक्वेशन दिख रहा होगा, ये इक्वेशन फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आएगा रिजल्ट।
इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हुए इसका रिजल्ट बताओ। हाँ, एक बात और हम तुम सबको को बोलना चाह रहे थे कि जिन्होंने अपना डीपी लगाया है वो डीपी ऐसा होना चाहिए जैसे कॉलेज का, कॉलेज में तुम्हारा आई कार्ड में जैसे फोटो रहता है वैसा, ठीक है। मॉडलिंग करते हुए और एडवेंचर करते हुए नहीं होना चाहिए। स्नेह शंकर, ध्यान देना। और जिसके पास यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म टाई और वो तुम्हारा जो बैच जो है तुम्हारा आईडी वाला, वो पहन के एक पासपोर्ट साइज का फोटो खींचो और यहाँ लगाओ, ठीक है। विवेक राज, अंकित सिंह, अमन कुमार, अमन कुमार तो कुछ लगाया भी नहीं, ए लगाया है। अमीषा कुमारी का वैसे ठीक है लेकिन स्कूल ड्रेस में होगा तो अच्छा लगेगा। अजीत कुमार, तुम्हारा भी फुल लेंथ दिखा रहे हो, अपना हाइट दिखा रहे हो। सुमित कुमार, सब लोग अपना देख लो। अगले क्लास में हम सबका डीपी चेक करेंगे, सबका यहाँ पे जूम का डीपी सबका चेक होगा, ठीक है। सॉल्व करो। पहला का 12 आया, इसका किसका 12 आया? ठीक है, पहला का 12 आया तुम लोग का। ओके, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। सेल रेफरेंस मतलब रेफरेंस कैसे दिया जाएगा, किसी सेल का रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, कितने तरह का होगा, ठीक है। तो दो तरह का सेल रेफरेंस है, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। पहला रिलेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट, ठीक है। ध्यान दो इधर। Relative and absolute reference behave differently when copied and filled to other cell, ठीक है। Relative reference change with when a formula is copied to another cell, but absolute reference on the other hand remains constant no matter where they are copied, ठीक है। यहाँ देखो 66, यहाँ कुछ लिख देते हैं हम लोग, मान लो 60 लिख दिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बनेगा मेरा 30, ये बन गया, इसको डिलीट करो। यहां पे देखो D4 प्लस E4, ठीक है। इसको ऐड करने पे आया 111। अब यही काम हमको 43 और 60 को भी ऐड करने के लिए करना है, और यही काम हमको 41 और 54 को ऐड करने के लिए भी करना है। तो क्या हर सेल में हमको लिखना पड़ेगा जाके इक्वेशन? हाँ, तो क्या करना है कि इस को सिलेक्ट करेंगे, फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्रैग तो कर दिए, वैल्यू आ गया। एक बड़ा आश्चर्य वाला काम हुआ यहाँ पे, देखो यहां तो हमने लिखे थे D4 प्लस E4, उसके नीचे वाला में देखो तो क्या है, D5 प्लस E5 हो गया। ये क्या हो गया, D6। कहने का मतलब हम लोग फॉर्मूला तो D4 के लिए लिखे थे, लेकिन जैसे जैसे हम रो की तरफ उसको ड्रैग करते गए तो हर रो में रो नंबर अपने आप बढ़ता चला गया, रो नंबर खुद ब खुद बढ़ता चला गया। इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। यस सर। अब मान लो कि ये था तुम्हारा सब्जेक्ट 1 का नंबर और ये था सब्जेक्ट 2 का नंबर, और ये टोटल आ गया, टोटल आ गया। और ये परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे परसेंट निकालना है, और परसेंट निकालने के लिए हमको फुल मार्क्स का समझ में आएगा क्या होगा फुल मार्क्स। सपोज करो 75 से ज्यादा किसी में नहीं है, तो 75 मार्क्स का था, तो यहां भी लिख देते हैं हम लोग फुल मार्क्स
75, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट निकालना है, तो परसेंट कैसे निकलेगा? तो ये नंबर है हमारा, ये हमारा टोटल नंबर है, और 75 75 150 में ये हुआ था, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखे बता दो, कोई एक बताओ हाथ उठा के। इक्वल टू साइन ये नंबर गुना 100 डिवाइडेड बाई दिस वन गुना 2, ठीक है। है ना? इसको तुम अगर ऐसा सीधे सीधे लिखो, F4 गुना 100 बटा J2 गुना 2, तो गुना 2 सबसे ना हो गया। हमको नीचे 150 नंबर चाहिए था, 111 बटा 150 गुना 100, तो हम ऐसा कर दिए, ठीक है। डेट ले लिया। अच्छा देखो, F4 हुआ, ये वाला 111 हो गया, और डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, ये सेल में कुछ गड़बड़ हो रहा है। इक्वल टू ये डेटा डिवाइडेड बाई 75 1.48, ठीक है। और इसको गुना कर देना है हमको 100 से। इसको तो पहले 2 से गुना करना पड़ेगा, 150 करना है ना। क्या आ जाएगा? ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अरे परसेंट निकाले, कुछ किए थोड़ा ही है। 111 देखो, 111 डिवाइडेड बाई 150, 75 नंबर का एक पेपर था, दोनों मिला के 150 हुआ ना, 150 हो गया, और गुना 100 कर देंगे इसको, ठीक है। 50 नंबर का एग्जाम होगा और तुमको 35 आएगा, तुम्हारे कॉपी पे 35/50 लिखेंगे ना, यही ना लिखते हैं, और उससे गुना 100 कर दो, हो गया परसेंट। 75 नंबर का एग्जाम है, तुमको आया 66/75 गुना 100, ठीक है। यही काम यहाँ पे किए हैं। और चूंकि इस सेल में 75 लिखा गया, ध्यान दो इधर, इस सेल में 75 लिखा गया है, तो 150 करना पड़ेगा 200 गुना करके, यही 200 गुना कर दिए यहाँ पे J2 मतलब 75, और यहाँ 2 150, F4 में हो गया तुम्हारा 111 बटा डिवाइडेड बाई 150 गुना 100। जितना सब्जेक्ट रहेगा, हाँ बिल्कुल, अगर एक सब्जेक्ट निकालेंगे तो 75 रहता, ठीक है। अच्छा इतना कंफ्यूजन नहीं, एक मिनट रुक जा, बताते हैं और आसानी हो जाएगा। हम इसी को 150 कर देते हैं, ठीक है। पूरा रिजल्ट जो है हमारा वो 150 नंबर का एग्जाम हुआ, समझ में आ गया। अब यहां देखो, ध्यान दो इधर, 111 F4 गुना 100 डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है, 74,
अब करना क्या है कि अब सबका निकालना है ना परसेंट, सबका परसेंट निकालना है। अभी नहीं समझ में आया? अब क्लियर है? ओके, तो ये तो निकल गया इसका, अब बाकी का निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे। तुम लोग बोल रहे तो हम कर दे रहे हैं, देख लो। गड़बड़ हो गया? नहीं, कुछ बोल रहे हो? गड़बड़ क्यों हुआ बता रहे तुमको। गड़बड़ ये हुआ कि हम लोग अभी तक तो देखे थे रिलेटिव रेफरेंस, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था F4 और J2, जैसा ही ड्रैग किए तो F4 हो गया F5 और J2 हो गया J3। तो J3 में तो कोई डेटा है नहीं और नो डेटा मीन्स जीरो, तो हम इसको जीरो से डिवाइड, J2 मतलब यहाँ हो गया J3, तो J3 हो गया यहाँ पे। तो जब J3 हो गया मतलब जीरो से डिवाइड हो गया, तो जीरो से डिवाइड तो कुछ होता नहीं है, कोई किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं करते, दैट इज अनडिफाइंड, इंफिनिटी या अनडिफाइंड। तो ये एरर है मेरा, डिवाइडेड बाय जीरो एरर, ठीक है। हाँ, तो अब हमको करना क्या है कि अब यहाँ पे जो हम लोग F4 रखे थे, जो इसको ड्रैग कर रहे थे, तो ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस था और ड्रैग हो जा रहा था, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंक्रीज हो जा रहा था। लेकिन हमको J2 को तो इंक्रीज कराना नहीं था, ये जो 150 है सबके लिए है ना, तो हमको इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं बनाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ड्रैग करेंगे इसका भी रोल नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे फिक्स करें, J2 को एब्सोल्यूट कैसे बनाएं? तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट बनाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। $J $2, जब ऐसा लिख दोगे रो और कॉलम के साथ, वो कॉलम फिक्स हो गया और अब उसको ड्रैग करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। ओके, अगले क्लास में हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, एनी डाउट? तुम लोग इधर कुछ हो गया डिस्कशन मेरे जाने के बाद? तुम लोग वो किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। एक ही वैल्यू को एब्सोल्यूट रखते तो हाँ बोलो सर, एक ही वैल्यू को एब्सोल्यूट रखते तो? हाँ बिल्कुल, अगर मान लो हमको, चूंकि हम लोग यही बोल रहे थे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में और बताएंगे अगली क्लास में। मान लो हम इसको कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं, ध्यान दो इधर, अच्छा सवाल किया। कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं, तो कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं तो हम लोग, सॉरी रो वाइज ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा रो नंबर ही बढ़ेगा, कॉलम तो नहीं बढ़ेगा, कॉलम नहीं बढ़ेगा। तो हमको फिक्स क्या करना था, रो कॉलम बोथ, या सिर्फ रो फिक्स करते तब भी हो जाता, सिर्फ रो फिक्स करते तब भी हो जाता। तो हम यहाँ पे वो भी काम कर सकते हैं, जे को ना फिक्स करके सिर्फ रो फिक्स करें, ठीक है। क्योंकि हम इसको कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं, मतलब रो वाइज ड्रैग कर रहे हैं, तो मेरा बढ़ क्या रहा था, मेरा रो नंबर बढ़ रहा था ना, तो रो को फिक्स कर दो, ठीक है। जब कॉलम वाइज ड्रैग करेंगे उस समय हमको कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे भी हम जे भी फिक्स ही करना है, जे चीज होगा नहीं। वैसे सवाल अच्छा है, अब इसको हम सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ क्या फिक्स किए, सिर्फ रो फिक्स कर दिए, ठीक है, क्योंकि हम ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? और कोई सवाल? चलो फिर आज का सेशन यहीं तक, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग और रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस पे एक्सरसाइज करेंगे और कुछ समझेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन, ठीक है। केशव
केशव, आप इंड करें हम, कोई दिक्कत?